किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं तरबूज की उन्नत खेती, जैसे कि कौन सी किस्मों का आपको चुनाव करना चाहिए जो कि हाइब्रिड हो और एकदम उच्च क्वालिटी की पैदावार, अच्छा मिठास हो, अच्छी क्वालिटी हो और उपज क्षमता, ऐसी किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। स्प्रे शेड्यूल, तरबूज की फसल पर अलग अलग प्रकार की बीमारी आती हैं, वजन कैसे बढ़ाएं, कौन सी खाद का प्रयोग करें, कितने पौधे लगाना चाहिए, कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, सूखने की समस्या आती है, अलग अलग प्रकार की बीमारियों की समस्या आती है, जड़ों का अच्छा विकास हो, तो ड्रिंचिंग शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल, वाटर मैनेजमेंट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हर एक टॉपिक को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तरबूज की उन्नत खेती, वाटरमेलन फार्मिंग। तरबूज की यदि खेती अंगेती अर्ली फार्मिंग की जाए, अंगेती खेती यदि आप करते हैं तो आपको ही पता है कि रमज़ान का जो समय रहता है या फिर होली और रमज़ान के पहले पहले यदि तरबूज का प्रोडक्शन आप ले पाते हैं तो कम से कम 15-18 रुपये से लेकर के 20-25 रुपये थोक रेट बड़े आराम से मिल जाता है। तो किस प्रकार आपको तरबूज की खेती करना चाहिए? अंगेती तरबूज की खेती कीजिए, ऐसा टाइमिंग बनाइए कि रमज़ान से पहले आपकी तरबूज की फसल की हार्वेस्टिंग, तुड़ाई, कटाई चालू हो जाए, यानी लगभग 2 महीने पहले, 70 दिन के आसपास पहले आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए। तो चलिए टॉपिक बाय टॉपिक एकदम गाइड करते हैं, क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। तो तरबूज की खेती करने के लिए अंगेती यदि आप तरबूज को लगा रहे हैं, दिसंबर और जनवरी माह काफ़ी परफेक्ट रहता है। दिसंबर अंतिम सप्ताह से लेकर के जनवरी में आप लगा दीजिए, जितना जल्दी हो जाए। इसके अलावा समय की बात करें तो समय तरबूज की खेती करने के लिए सही समय है फरवरी महीना। और यदि हम लेट की बात करें तो लेट तरबूज की खेती के लिए आप मार्च महीने पर तरबूज को लगा सकते हैं। लेकिन आपको ही पता है कि जब समय आ जाता है तो फिर सभी किसान भाई तरबूज को लगा देते हैं, तो इसीलिए आप अंगेती तरबूज की खेती करें। और वैसे भी तरबूज एक ऐसी फसल है, कम लागत और कम समय अवधि में यह फसल तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छी मोटी कमाई भी देती है। तो तरबूज को आप ज़रूर लगाएं। नंबर 2, दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है उन्नत किस्में, हाइब्रिड बेस्ट वैरायटी। ऐसी किस्में होनी चाहिए जो 3 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम के बीच में होनी चाहिए, यानी अच्छी मिठास हो, क्वालिटी हो, और जब भी हम अपनी उपज को मार्केट में ले जाएं तो जो छिलकी की चमक क्वालिटी है वो शानदार होनी चाहिए। और जो मार्केटिंग चलती है ना जैसी वैरायटी, तो ऐसी वैरायटियों को ही हम लेकर के आए हैं। नंबर 1 है बासाप कंपनी, नॉन हेम्स की मैक्स के नाम से आती है। इस किस्म को आप लगा सकते, पुरानी है लेकिन आज भी किसानों की पसंदीदा वैरायटियों में से एक है। नंबर 2 सिमोंस की बाहुबली वैरायटी आती है और सिमोंस की एक और वैरायटी आती है बालाजी। यह दोनों किस्में अच्छी किस्में हैं। कलश सीड्स की KSP 1358 मेलोडी के नाम से जो वैरायटी आती है, इसको आप लगा सकते हैं। सागर सीड्स की मार्बल के नाम से वैरायटी आती है। सिजेंटा की सिम्भा के नाम से वैरायटी आती है और एक वैरायटी आती है सागर सीड्स की सागर किंग के नाम से। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अलग अलग इलाकों के लिए सबसे उत्तम उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है। और बाकी आप अदर स्टेट से भी देख रहे हैं तो इन किस्मों को लगा सकते हैं। और बाकी अपने एरिया के हिसाब से जो उन्नतशील किस्में हो, जो आपके एरिया में जिस कलर की, जिस साइज शेप की डिमांड ज़्यादा हो, उस हिसाब से आप उन्नत किस्म को लगा सकते हैं। खेत की तैयारी यानी लैंड प्रिपरेशन, किस प्रकार आपको भूमि की तैयारी करना चाहिए? देखिए, तरबूज एक ऐसी फसल है जिसमें रेतीली भूमि यानी दोमट भूमि है, हल्की सॉइल है, बालू दोमट या फिर रेतीली भूमि बहुत ही उम्दा भूमि मानी जाती। बाकी सभी प्रकार के आज के समय सभी प्रकार की सॉइल पर आप तरबूज की खेती कर सकते हैं। बस मृदा की जो pH वैल्यू है 5.5 से लेकर के 7.5 तक चल जाती है। और तरबूज की जो फसल है दोस्तों, इसके लिए जो टेम्परेचर है, जो जलवायु है, यह गर्म मौसम की फसल है और इसके लिए जो टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। खेत की तैयारी आप कर रहे हैं तो 1 से 2 बार अच्छे से आप प्लाऊ से गहरी जुताई कराइए, फिर कल्टीवेटर से, और उसके बाद फिर आप डिस्क हैरो है या फिर रोटावेटर से मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी करा लीजिए। आप बेड तैयार कर रहे हैं तो मिट्टी की थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता होगी। और यदि आपकी
भूमि काली है, काली दोमट है, तो फिर आपको गहरी जुताई करानी पड़ेगी, जब जाके बेड आप तैयार कर पाएंगे। तो अच्छी भूमि की तैयारी आप कर लीजिए, खेत के चारों साइड साफ सफाई और ग्रीन नेट भी खींच लीजिए। इस प्रकार आप अच्छे तरीके से खेत की तैयारी करें, मिट्टी को एकदम भुरभुरी करा लीजिए। बेसल डोज, यह जो मेन पॉइंट है ना, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, यानी जब हम प्लांटेशन कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। बेसल डोज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है तरबूज की क्वालिटी और साथ ही मिठास बढ़ाने के लिए, तत्वों की पूर्ति करने के लिए। आपको ही पता है आगे चल के कहीं स्टेम फटने की समस्या आती है, फल फटने की समस्या आती है, अलग अलग प्रकार की क्रैकिंग की समस्या आती है। तो एक अच्छी उपज और पैदावार निकालने के लिए सही समय पर और ख़ासकर बुआई के समय आप इन खादों की पूर्ति करें, जिसमें हम नंबर 1 पर रख रहे हैं डीएपी खाद। डीएपी खाद दोस्तों आपको लेना है 50 किलोग्राम। इसमें 18% नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस की मात्रा है। इसके साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, एमओपी 50 किलोग्राम, सल्फर 5 किलोग्राम और सागरिका दानेदार 20 किलोग्राम। और साथ ही यदि गोबर की खाद है तो 2 ट्रॉली। फिर यदि गोबर की खाद उपलब्ध हो रही है तो फिर एसएसपी को कम भी आप कर सकते हैं। तो इन सभी को मिक्स करके जो आप बेड तैयार कर रहे हैं, बेड के ऊपर दे करके, इन खादों को दे करके अच्छे तरीके से बेड दोबारा प्रिपरेशन आपको कराना चाहिए। यह डोज 1 एकड़ का है। प्रति एकड़ सीड्स और प्लांटेशन, 1 एकड़ में आप तरबूज की खेती कर रहे हैं, यदि आप सिंगल लाइन पर तरबूज को लगाते हैं तो लगभग 7,000 से लेकर के 7,500 पौधे आपको 1 एकड़ में लगाने चाहिए, अधिक से अधिक। और यदि हम सीड्स की बात करें तो 700 से 750 ग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है 1 एकड़ में। कितनी दूरी पर प्लांटेशन करना चाहिए ताकि जो कीपिंग क्वालिटी है वो प्रभावित ना हो और साथ ही एक अच्छी उपज निकल सके और जो जड़ें हैं ना उनको फैलने में और पत्तों को अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करने में भी एकदम अच्छा स्पेसिंग मिले। तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट के आसपास रखना चाहिए। यह डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया है, इसी डिस्टेंस पर आपको प्लांटेशन करना चाहिए। मल्चिंग पेपर 20 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर आप तरबूज की फसल पर लगा सकते हैं। कम दिन वाली फसल है, यानी 60 दिन से लेकर के 70, 75, 80 दिन तक एकदम खेत खाली हो जाता है, तो आप 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर ही लगाएं। ज़्यादा माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आपको नहीं लगाना चाहिए। जो मल्चिंग पेपर आप लगा रहे हैं, ऊपरी सतह सिल्वर और निचली सतह ब्लैक होनी चाहिए। ड्रिप की बात करें तो 16 mm आप ड्रिप लगा सकते हैं। ISI प्रमाणित ड्रिप को ही आपको लगाना चाहिए। और होल का जो डायमीटर है, जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो आपको मल्चिंग पेपर में होल्स करने पड़ेंगे। 2 से लेकर के 2.5 इंची मल्चिंग पेपर में आप होल्स करवा सकते हैं। मल्चिंग पेपर बिछवाने के बाद मिट्टी भरवानी पड़ेगी कुछ इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। यानी उन खेतों पर ज़्यादा समस्या आती है जहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो वहाँ पर हम मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो अच्छे तरीके से, यानी जहाँ हमने मल्चिंग पेपर होल्स करे हैं वहाँ पर प्रॉपर मिट्टी की कमी टाइप की देखने के लिए मिलती है। तो प्लांटेशन करने से पहले मिट्टी को फिल करना पड़ता है ताकि प्लांटेशन हम अच्छे से कर सकें और मिट्टी भी पर्याप्त मात्रा पर मिल सके, तो मिट्टी भी भरवानी पड़ सकती है। इसके अलावा नर्सरी तैयारी की बात करें तो आप नर्सरी किस प्रकार घर में तैयार कर सकते हैं। देखिए, अपनी सुविधा के हिसाब से यदि आसानी से पौधे उपलब्ध हो रहे हैं अच्छी कीमत पर तो आप पौधे को खरीद भी सकते हैं। बाकी आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार भी कर सकते हैं। आसानी से नर्सरी तैयार हो जाती। सर्दियों के दिनों पर लगभग 25 से 28 दिन का समय तो लग ही जाता है। नर्सरी तैयार करके बढ़िया तरीके से आप प्लांटेशन कर सकते हैं। साथ ही प्लांटेशन की बात करते हैं तो प्लांटेशन करने से पहले अच्छे तरीके से सिंचाई कर लीजिए ताकि वापसा कंडीशन के साथ साथ जो मिट्टी में गर्माहट भरी हुई है वो बाहर आ जाए। फिर उसके 2 दिन बाद ही आपको प्लांटेशन करना चाहिए। कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो फंगीसाइड आती है 200 ग्राम लेना है आपको और अच्छे तरीके से पानी में घोल लीजिए। कम से कम 100 लीटर पानी में घोल लीजिए। उसके बाद प्लास्टिक प्रो ट्रे में जो पौधे हैं इनको डुबो करके, इनकी जड़ों को डुबो करके शाम टाइम प्लांटेशन करना चाहिए। ये बात हो गई प्लांटेशन की, और प्लांटेशन हल्के हाथों से करना चाहिए। प्लांटेशन के बाद हल्की सी सिंचाई भी कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं ड्रेंचिंग शेड्यूल। जड़ों का विकास अच्छा हो, अच्छे से पौधा मिट्टी को पकड़ के चले, ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का विकास हो, तो इसके लिए
सही समय पर ड्रिंचिंग शेड्यूल को फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ड्रिंचिंग जब हमारी फसल प्लांटेशन से 3 दिन के आसपास की होती है तो आपको 200 लीटर पानी लेना है, 200 से 300 लीटर। बाविस्टेन 1919 PI की बायोवीटा और चिपको भी मिलाकर के आपको प्रयोग करना है 50 ml। इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने का तरीका है कि अलग अलग घोलें और फिर आप टंकी बैरल पर मिक्स करके आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 इंच दूर प्रति पौधा 50 से 100 ml की दर से आप जड़ों के पास दे करके ड्रिंचिंग करना चाहिए। वहीं सेकंड ड्रिंचिंग तरबूज की फसल TP से यानी ट्रांसप्लांट से 5 से 6 दिन के आसपास की होती है तो ह्यूमिसोल, रोको और क्लोरपाइरिफास की ड्रिंचिंग करना चाहिए। तीसरी ड्रिंचिंग में हम ले रहे हैं 12 से 15 दिन की फसल में चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रियन, ध्यान रखिए चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रियन 150 से 200 ग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड 200 ग्राम और इसके साथ NPK हम ले रहे हैं 1261 500 ग्राम। इनको अच्छे से मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से ड्रिंचिंग करना चाहिए। तरबूज की फसल पर यह 3 ड्रिंचिंग बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत ही बढ़िया वर्क करने वाली हैं। ड्रिंचिंग का जो समय है इसका अंतराल को आप थोड़ा कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो फसल की सिचुएशन को देखते हुए ही आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी अपनी फसल को भी देखना है कि कैसी कंडीशन पर अभी आपकी फसल है, तो थोड़ा लॉजिक लगा करके, विवेक लगा करके ही चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सिंचाई और खरपतवार की बात करते हैं तो ड्रिप से आप 2 दिनों के अंतराल पर 2 घंटे सिंचाई कर सकते हैं। वापसा कंडीशन को मैनेज करना है, यानी एकदम सिंचाई नहीं करनी है, थोड़ा सा गैप बना करके सिंचाई करना चाहिए और खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई करें, साफ सफाई अच्छी रखें। इसके साथ ही स्प्रे शेड्यूल की बात आती है तो तरबूज की फसल पर दोस्तों अलग अलग प्रकार की बीमारी आती हैं, जैसे थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी है, फल मक्खी। ध्यान दीजिए, फल मक्खी यह परेशान करेगी आगे चल के। जैसिड्स है, एफिड्स है, माइट, लीफ माइनरी परेशान करता है, सुंडी है, बॉलवर्म, सेमीलूपर्स, लाल कद्दू बीटल और फंगस में झुलसा है, एंथ्रेक्नोज है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, बेल्ट, डंपिंग ऑफ और अलग अलग प्रकार की समस्या आती है। शाखाएं फटने लगती, क्रैक होने लगती, अलग अलग प्रकार का फंगस ब्लाइट होती है। तो सबसे पहले तो आपको जो वर्क करना है कि पीला और नीला स्ट्री की ट्रैप लगाना है और जब हमारी फसल फ्लावरिंग में हो तो उस समय फल मक्खी के फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगाना चाहिए फसल से 1.5 से 2 फीट ऊंचाई पर। तो इससे मेजरमेंट करने में भी आसानी होती है, थोड़ा सा एनालाइज करने में आसानी होती है ट्रैप लगाने से कि हमारी फसल पर वाइट फ्लाई है या फिर थ्रिप्स का कितना प्रकोप है या फिर एफिड्स का कितना प्रकोप है। तो यह ट्रैप हमको एक प्रकार से मॉनिटर की तरह भी वर्क करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि बीमारी तो अलग अलग गिना दी, इनका समाधान ही बताइए। तो लगभग सभी प्रकार की समस्याओं को ख़त्म और कंट्रोल करने के लिए जो पहला स्प्रे है, फर्स्ट स्प्रे लगभग हमारी जो फसल है ट्रांसप्लांट्स हैं 10, 15 या फिर 18 दिन के आसपास की होती है। कहीं कहीं पर 10 दिन के आसपास थ्रिप्स या फिर रस चूसक कीटों का प्रकोप हो जाता है, कहीं कहीं पर 15 और कहीं कहीं पर 18 दिन के आसपास में रोगों का, लीफ माइनर का और सकिंग पेस्ट का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। तो अपने एरिया के हिसाब से, फसल के हिसाब से, जैसे कीटों का प्रकोप है उस हिसाब से आप पहला स्प्रे ले सकते हैं। पहले स्प्रे पर हम रोग और कीटनाशक सिजेंटा की कवच इन दोनों को ले रहे हैं। इनका स्प्रे करें आप 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से। 1 एकड़ में आपको 200 लीटर पानी लेना चाहिए। सेकंड स्प्रे 18 से 22 दिन की फसल होती है, तीसरा स्प्रे 28 से 30 दिन, चौथा स्प्रे 40 दिन की फसल होती है। तो फोर्थ स्प्रे में हम एसिटामिप्रिड, एमामेक्टिन वेंजुएट और इक्वेशन प्रो फंगिसाइड ले रहे हैं। 5वें स्प्रे पर हम ले रहे हैं एक्सपोनस, रोको और 13045 और साथ ही 6वें स्प्रे पर जब 60 दिन के आसपास की फसल हो तो इस समय हम ले रहे हैं क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल और कस्टोडियो फंगिसाइड 200 ml। इनको मिक्स करके हम स्प्रे कर रहे हैं। अब समय को आप जो हमने टाइमिंग बताया इनको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बाकी डोज प्रॉपर रखें, डोज को कम ज़्यादा ना करें। अपनी फसल की सिचुएशन को समझकर आप स्प्रे शेड्यूल चलाएं। एकदम सभी प्रकार की जो बीमारी है, कीट हैं, उनको आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो तरबूज की फसल पर सबसे मेन जो पॉइंट है ना, वो है फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि सही समय पर आप बोरॉन है, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रियन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है,
फेरस से इन तत्वों की पूर्ति नहीं करेंगे तो फूल ड्रॉपनेस की समस्या या फिर उत्पादन घट जाएगा और काफ़ी ऐसी समस्या जो क्रिएट हो सकती है। तो पैदावार, मिठास और एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए सही समय पर सही तत्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो इन खादों को आप ड्रिप से चला सकते हैं। 10वें दिन 19-19-19 2 किलोग्राम आप बेंचुरी में घोल करके चला सकते हैं। 15वें दिन ह्यूमिक एसिड 300 ग्राम और चेलेटेड माइक्रोन्यूट्रियन 150 से 200 ग्राम आप चला सकते हैं। 20 दिन की फसल होती है तो 1261-02 किलोग्राम। 25 दिन की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन को चला सकते हैं। 30 दिन की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को चलाएं। 35 दिन की फसल होती है तो 70-44-0 और गुड़ को आप चला सकते हैं। इसके साथ ही 40 दिन की फसल में फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट है। 45 दिन में 052-34 को आप चला सकते हैं। 50 दिन 55, 60, 65 आप देख रहे हैं ना लिस्ट, इनको आप चला सकते हैं। बाकी फसल वनस्पतिक स्टेज पर है तो 19-19-19 से अमोनियम सल्फेट है, यूरिया खाद, इनको आप चला सकते हैं। यानी वनस्पतिक स्टेज में नाइट्रोजन को चलाएं और साथ ही फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी फसल है, फूल अवस्था में है, तो फास्फोरस के लिए आप 1261-0 है, 70-44-0 है या फिर 052-34 को चला सकते हैं या फिर 13-40-13 भी अच्छा काम करती है। इसके अलावा फल स्टेज पर पोटास की अधिक आवश्यकता पड़ती है तो 0050 है, SOP है, MOP है, 13-045 है। इन खादों को, इन NPK खादों को आप चला सकते हैं। बाकी बीच बीच में हमारी तरबूज की फसल पर एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए फेरस सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, जिंक है, बोरॉन है, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। और ख़ासकर तरबूज की फसल पर बोरॉन बहुत अच्छा काम करती है तो बोरॉन का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है पैदावार। तरबूज की खेती यदि आप व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से तरबूज की खेती करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशियन मैनेजमेंट को चलाते हैं तो 1 एकड़ से 280 क्विंटल से लेकर के 350 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। अब काफ़ी ऐसे फैक्टर वेरियर हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, कैसा क्लाइमेट्स है और काफ़ी जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि फर्टिगेशन शेड्यूल है, रोग बीमारियों का कंट्रोल है। तो चीज़ों को समझ करके आपको फॉलो करना चाहिए। आपकी भूमि पर कितनी क्षमता है उस हिसाब से भी पैदावार निर्भर करती है। तो चीज़ों को समझिए। पैदावार आप ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए तत्वों की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। लागत की बात करते हैं, यदि आप प्रॉपर मल्चिंग ड्रिप में खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास तक लागत लग जाती है। बाजार भाव की बात करते हैं तो अंगेती, खासकर होली रमजान के समय में हमने आपको रेट बताया ना कि 18 से प्लस के रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। 18 से 30 रुपये के बीच में औसत जो रेट हैं 8 रुपये से लेकर के 15 रुपये के बीच में हमको देखने के लिए मिलते हैं। तरबूज की फसल काफ़ी वजनदार फसल होती है। 8-10 रुपये का भी रेट मिल गया ना तो बहुत अच्छा रेट माना जाता है और इसके ऊपर यदि अच्छे रेट मिल रहे हैं तो फिर तो चांदी ही चांदी है। आमदनी की बात करते हैं दोस्तों, यदि हम 300 क्विंटल 1 एकड़ में मान लेते हैं और 10 रुपये का रेट मिल जाता है तो लगभग 3 लाख रुपये के आसपास हमारा मुनाफा होगा। लागत काट देते हैं 70 हज़ार तो जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो 2,30,000 रुपये के आसपास हमारा शुद्ध आमदनी, शुद्ध लाभ निकल के आता है। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो यदि आप अंगेती तरबूज को लगाते हैं तो यह 60 दिन में तैयार ना हो करके लगभग 80 दिन तक का समय लग जाता है। वहीं आप इसे फरवरी मार्च में लगाएंगे तो 60 से 65 दिन में तैयार हो जाएगी तरबूज की फसल। तो इसलिए अंगेती आप तरबूज को लगाते हैं तो 2.5 महीने के आसपास का समय लग जाता है, 3 महीने तक का समय लग जाता है, क्योंकि सर्दियों के दिनों पर जो फल है, जो शाखाएं हैं वो उतनी अच्छे से प्रोग्रेस नहीं पकड़ पाती हैं। बाकी हाँ, इसे आप समय में तरबूज को लगाएंगे तो फिर 60-65 दिन में तैयार हो जाती तरबूज की फसल। तो लाइफ साइकिल आपने समझ ली है। फर्स्ट पिकिंग की बात करते हैं तो 60 से 65 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो तोड़ाई के लिए तरबूज की फसल तैयार हो जाती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने तरबूज की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।